ठीक है, तो अब हम बता रहे थे कि हमारा अस्थि धातु में कौन से महाभूत प्रधान होते हैं, कौन से महाभूतों से मिलके बना होता है। तो हमारी ये अस्थि धातु थी, हमने बताया कि इसके अंदर एक जाता है बोन मैरो, जिसके अंदर होता है ब्लड का फॉर्मेशन। ये तो पता होगा तुम लोगों को कि बोन मैरो होता है, उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अस्थि धातु में हमने क्या बोला कि अस्थि कैसा स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। तो वो किससे बना होगा, पृथ्वी धातु से। मैंने बताया था ना, पृथ्वी हमेशा हार्ड स्ट्रक्चर्स के लिए या फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब अग्नि कैसे बताएंगे हम इसके अंदर ऑलरेडी बोन ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ब्लड क्या था हमारा, रक्त धातु क्या था, अग्नेय था। ठीक है, ऑलरेडी ये अग्नेय था, तो इसके अंदर भी अग्नि आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या हुआ, वायु। वायु कैसे आया, अब तुमको एनाटॉमी में जब तुम पढ़ोगे तो बोन कैसा स्ट्रक्चर होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है। बोन बिल्कुल सॉलिड नहीं होता, उसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसे याद कर लो कि वायु कैसे हुआ, क्योंकि बोन में और क्या होता है, या तो ब्लड सप्लाई मिलता है हमारे को बोन के अंदर, या फिर नर्व सप्लाई मिलता है। और हम नर्व सप्लाई हमेशा कंडक्शन किससे रिलेट करते हैं, वायु से रिलेट करते हैं। कि हमारी जो न्यूरॉन्स के थ्रू, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू जो इम्पल्स ट्रैवल करती है या फिर कंडक्शन होता है, वो कैसे होता है, वायु से होता है। नर्व कंडक्शन को हम वायु से रिलेट करते हैं। तो क्या हुआ, हमारी अस्थि के अंदर पृथ्वी आया क्योंकि वो हार्ड है। ठीक है, अग्नि आया क्योंकि उसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके अंदर नर्व से सप्लाई भी मिलती है हमारे को, तो हम वायु से भी रिलेट कर सकते हैं। तो क्या बन गए, पृथ्वी, अग्नि और वायु। अब मज्जा धातु क्या होता है, मज्जा हम बोन मैरो को कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने बताया क्या हुआ, बोन मैरो में क्या बनता है, ब्लड बनता है। ठीक है, तो अग्नि भी हो गया, और जल कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भी है ना कंटेंट। ब्लड जो है हमारा सॉलिड नहीं होता, लिक्विड भी होता है, तो उसके अंदर जल। ठीक है, और अब शुक्र कैसे हुआ, शुक्र हमारा सीमेंट से रिलेट करते हैं, तो शुक्र भी क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसलिए जल। तो हम इसमें क्या, हम इस तरह से 7 धातुओं के अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब के अंदर हमने पंच महाभूत कैसे कौन सा डोमिनेंट होता है ये देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मल। मल में क्या आता है, हमारे 3 मल होते हैं, मूत्र, पुरीश और स्वेद। मूत्र होता है यूरिन का हमारा, पुरीश हमारा फीकल मैटर होता है, और स्वेद होता है जो स्वेट होता है। ठीक है, तो अब मूत्र और स्वेद देखोगे, इन दोनों का सेम है, जल और अग्नि। ठीक है, और पुरीश में क्या है, पृथ्वी और जल। ठीक है, तो कैसे देखोगे, मूत्र लिक्विड है हमारा, स्वेद भी लिक्विड है तो जल होगा, और अग्नि, अग्नि क्यों, क्योंकि ये प्रोसेसिंग से बनते हैं ना हमारा, इसमें एक तरह से मेटाबोलाइज होके बन रहा है हमारा मूत्र, तो अग्नि आ जाती है हमारे, जब उस पे धातु अग्नि काम करती है तब बनता है, तो इसलिए अग्नि। ठीक है, और पुरीश कैसे, पृथ्वी और जल, क्योंकि फीकल मैटर क्या है हमारा, सॉलिड भी है और लिक्विड भी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आया, त्रिदोष। हमारा जो थर्ड मौलिक सिद्धांत है उसके अंदर आता है त्रिदोष। त्रिदोष में क्या आता है, वात, पित्त, कफ, तीनों दोष ही संपूर्ण शरीर को प्राकृत अवस्था में संचालन करने वाले हैं, एवं यही विकृत अवस्था में रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो प्राकृत अवस्था क्या होती है, जब वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारी बॉडी में नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, मतलब एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। क्या होता है, जब ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, तब हम क्या रहेंगे, स्वस्थ, हेल्दी रहते हैं हम। ठीक है, और जब ये इम्बैलेंस हो जाएगा, इनका इम्बैलेंस होता है, यानी कि विकृति हो जाती है, तब क्या होता है, हमारे को रोग उत्पन्न होता है। तो क्या पता चला हमारे को कि वात, पित्त, कफ इनके संपूर्ण शरीर में प्राकृत अवस्था में संचालन करने वाले हैं, एवं यही विकृत अवस्था में रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है हमारा, सप्त धातु एवं ओज। ठीक है, जिस प्रकार से 3 दोष थे हमारे, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में 7 धातुएं होती हैं, और एक होता है ओज। ओज हम बताते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, अब 7 धातु के कार्य क्या होते हैं, रस धातु का प्रीणन,
प्रीणन मतलब पोषण करना, हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जो काम है वो कौन करता है, रस धातु करता है। रक्त धातु क्या करता है, जीवन देता है, मतलब हमारी बॉडी में लाइफ मेंटेन करता है। मांस धातु क्या करता है, लेपन। लेपन, अब लेपन तुमसे तुम समझो लेप। लेप क्या होता है, कोई भी हम पेस्ट जो बॉडी पे लगाते हैं उसको लेप कहते हैं ना। फिर जैसे फेस पैक होता है तो फेस पैक को क्या कहेंगे, लेप कहते हैं। अब लेपन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बोन्स है, उस बोन्स तो एक इरेगुलर शेप की होती है, पर उसको एक परफेक्ट शेप कौन देता है, हमारी जो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो उसको रैप कर रही है उसके अराउंड है, वो उसको एक शेप देती है, तो वो क्या कर रही है, लेपन कर रही है, उसके ऊपर लेप की तरह लग गई है। ठीक है, तो मांस क्या करता है, लेपन करता है। मेद, मेद क्या होता है, हमारा फैट कंटेंट। फैट कंटेंट क्या करेगा, स्नेहन करेगा। स्नेह भी उसके लिए कहते हैं, स्निग्ध होने के लिए। ठीक है, कोई भी चिकनाहट जिसे कह सकते हैं उसे। ठीक है, अब अस्थि धातु क्या करती है, शरीर का धारण करती है, मतलब शरीर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, और मज्जा धातु क्या करती है, अस्थि का पूरण। मज्जा धातु का मतलब मैंने अभी क्या बताया, बोन मैरो होती है। तो बोन मैरो किसके अंदर होती है, बोन के अंदर। ठीक है, तो क्या कर रही है ये, अस्थि का पूरण। पूरण मतलब उसको फिल कर रही है। तो बोन मैरो कहाँ क्या करेगी, बोन को फिल करेगी, तो वही गिवन है। और शुक्र क्या करता है, गर्भोत्पादन, मतलब हमारा जो कंसीव करने में या फिर प्रेगनेंसी के लिए प्रोजनी जो हमारे को करना है उसके लिए शुक्र धातु होता है। ठीक है, अब ओज क्या होता है, ओज धातु नहीं होता, ओज अलग से है। ओज क्या होता है, हमारी बॉडी में बल एवं व्याधि क्षमत्व, व्याधि क्षमत्व होता है इम्यूनिटी। ठीक है, और बल क्या होता है, स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी को जो स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, ओज। ओज को हम यूजुअली इम्यूनिटी से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, अब पांचवा मौलिक सिद्धांत है अग्नि एवं स्रोतस। अग्नि क्या होते हैं, हमारी बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे माउथ से होते हुए जीआई ट्रैक्ट में जाते हुए ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एचसीएल काम करता है, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन पे काम कर रहा है ना हमारे आहार पे कुछ, तो वो क्या है, हम उसमें तो एंजाइम्स और वो बोलते हैं, एंजाइम्स है या फिर एचसीएल काम कर रहा है, ये सब बोलते हैं। पर हम आयुर्वेद में हम कैसे बोलेंगे, उस पे अग्नि काम कर रही है। तो क्या काम कर रही है, मनुष्य के शरीर, तो उससे क्या होता है, अग्नि उस हमारा जो आहार लिया गया है उसको पाचन करने में, मतलब उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की आयु मतलब हमारी लाइफ, बल मतलब स्ट्रेंथ, वर्ण, वर्ण मतलब हमारा शरीर का रंग जो होता है, ठीक है, कलर जो होता है। ठीक है, वर्ण, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, उत्साह, एक तरह से एक्साइटमेंट या फिर एनर्जी। ठीक है, शरीर की वृद्धि, वृद्धि मतलब शरीर की ग्रोथ, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है। कांति, हमारे फेस का जो लश्चर है। ओज यानी कि इम्यूनिटी। तेज, तेज भी हमारी एक तरह से लश्चर जो होता है हमारे फेस पे। और अग्नि एवं प्राण, ये सभी अग्नि पर निर्भर है। अग्नि से हम इन सभा को ये सारी चीजें मिलती हैं, आयु भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, वर्ण भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब तक हम जो खा रहे हैं उसका ढंग से पाचन नहीं होगा तब तक हम कुछ उससे हमारे को कुछ न्यूट्रिशन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स कुछ भी नहीं मिलेगा तब तक हमारा। इसलिए हमारी जो अग्नि है वो हमको ये सब प्रोवाइड करती है। ठीक है, और स्रोतस क्या होते हैं, स्रोतस वो होते हैं हमारी बॉडी में कंडक्टिंग चैनल्स, जो हमारी बॉडी में एक धातु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वो स्रोतस होता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एक धातु है और एक धातु है हमारी, एक समझ लो अग्नि ने हमारे यहाँ पे रस बना दिया, रस धातु बना दिया, अब हमारे को उसको लेके जाना है पैर में। तो वहां तक कौन लेके जाएगा, हमारा स्त्रोतस लेके जाएगा। और स्त्रोतस क्या है, वो चैनल है जिसके थ्रू एक धातु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो क्या है स्त्रोतस, एक चैनल है, कंडक्टिंग चैनल। ठीक है, शरीर में रसादि पोषक धातुओं को का श्रवण यानी कि ट्रांसफर तथा अभिवहन करने वाली सभी मार्गों को स्त्रोतस कहा है। मतलब ऐसे चैनल जो हमारी बॉडी में धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्य आदि षट पदार्थ। षट पदार्थ क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष एवं समवाय। ये छह क्या है? हमारे षट पदार्थ है। अभी षट पदार्थ, अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, गुण, कर्म, द्रव्य, सामान्य, विशेष एवं समवाय, वहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होएगा कि द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, समवाय क्या होता है, सामान्य क्या होता है और विशेष क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सेवेंथ हमारा जो मौलिक सिद्धांत है, त्रय उपस्तंभ। उपस्तंभ क्या होता है? उपस्तंभ हम उसको कहते हैं, जैसे हमारा एक घर तो नहीं कहते, चलो हमारा घर या फिर कोई भी महल है, वो किस पे टिका होता है? उसके कुछ पिलर्स होते हैं, ठीक है, उन पे वो उसका सारा वेट होता है। या फिर जो हमारी सीलिंग है घर के ऊपर की, वो किसी पिलर्स पे या वॉल्स पे टिकी होती है ना, तो उस उनको क्या कहते हैं? उनको स्तंभ कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, पिलर कहते हैं। तो ऐसे त्रे उपस्तंभ, ऐसे कौन से पिलर्स हैं जिन पे हमारा आयुर्वेद डिपेंड करता है, या फिर हमारी स्वास्थ्य डिपेंड करता है, हेल्थ डिपेंड करती है? तो उसमें फर्स्ट आता है आहार, सेकंड है निद्रा और थर्ड है ब्रह्मचर्य। आहार कैसे? आहार शरीर का पोषण करता है। जो हम आहार लेते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारा शरीर में जो हमारे मिनरल्स हैं या फिर फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बना रहेगा। ठीक है, अगर हम वेजिटेबल्स नहीं ले रहे तो हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? हमारा आहार जो है हमारे शरीर का पोषण कर रहा है। ठीक है, अगर हम अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो क्या हुआ? ये हमारा आहार दूषित था, जिसकी वजह से हमारे को रोग की उत्पत्ति हुई। तो आहार क्या करता है? शरीर का पोषण करता है। ठीक है, अब सेकंड क्या है? निद्रा। निद्रा मतलब हम कितना एक टाइम पे इंसान पर्सन स्लीप ले रहा है, उसको हम निद्रा से रिलेट करते हैं। निद्रा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक आवश्यक है। इसका मतलब कैसे? कि हमारे को दिन में, अब जैसे कहते हैं, दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, और रात्रि में स्वप्न करना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसके बेनिफिट्स बताए हैं ना, कि अगर तुम दिवा स्वप्न करोगे तो उससे क्या होएगा? दिवा स्वप्न करने से कफ की वृद्धि होगी, हमारा कफ जो है दोष वो बढ़ जाएगा। अब कफ दोष बढ़ेगा तो हमारे को अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? हमारे को प्रमेह हो सकता है, यानी कि डायबिटीज हो सकती है उसकी वजह से। या फिर पॉलिस जो पीसीओडी होता है उसमें भी कफज रोग है, तो पीसीओडी इंक्रीज होता है। तो ऐसे हम मना करते हैं कि अगर कोई हमारे पास डायबिटीज का पेशेंट आता है तो हम मना करेंगे उसे कि आपको दिन में नहीं सोना है, या फिर अगर आपको पीसीओडी है तो आपको दिन में नहीं सोना है। तो हमको इससे पता चल गया ना कि निद्रा से भी कितना इंपॉर्टेंट वाइटल रोल है हमारी हेल्थ पे। तो इसलिए हमको निद्रा को भी हमने उपस्तंभ में लिया है। और थर्ड आता है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है? कि हमारे को अपने वीर्य की या फिर शुक्र की रक्षा करनी जो होती है, वो ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। कि जो एक मैरिजेबल एज होती है 1 से 25 ईयर्स तक हमारे को शुक्र की रक्षा करनी होती है। उसके बाद एक गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता है, उसके अंदर प्रोजेनी प्रोड्यूस करनी होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है। और उसके बाद वृद्ध आश्रम आ जाता है, उसमें आपको दोबारा से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो ये सब किस में आया? ये ब्रह्मचर्य के अंदर आया। अगर 1 से 25 ईयर्स की एज में जो बाल्य अवस्था होती है उसके अंदर कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता, तो क्या होगा? उसका शुक्र जो होगा, यानी कि जो शुक्र धातु है उसका, वो क्षीण हो जाएगा और उसके कारण अलग अलग रोग उत्पन्न होंगे। तो ये सब भी ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे काल रह गया है, त्रिविध काल है ये। ठीक है, तो हमारा 8th पॉइंट जो है वो है त्रिविध काल। अब काल किस प्रकार से होता है? काल होता है एक तरह से टाइम या फिर ड्यूरेशन। ठीक है, त्रिविध काल कौन से होते हैं? सहज, कालज और युक्तिकृत। अब 3 प्रकार के काल कौन से हैं? सहज, कालज और युक्तिकृत। अब सहज अच्छा, काल नहीं है, सॉरी, ये बल है। गलती से काल बोल दिया मैंने। ये त्रिविध बल है। तो बल कैसे हुए? सहज, कालज और युक्तिकृत। हमारी बल क्या बताया मैंने? हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सहज क्या हो गया? सहज हमारे पास ना, अब ये वर्ड, इसका तुम मीनिंग लिख के रखो कि सहज का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सहज वर्ड कई बार आएगा। ठीक है, तो सहज का मतलब होता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल मतलब विथ बर्थ।
कोई भी चीज जो कॉन्जेनाइटल, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्जेनाइटल डिसीज है, तो कॉन्जेनाइटल डिसीज क्या हो गई, जो हमारी जन्म से उपस्थित है। मतलब जो कोई बच्चा किसी डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है, किस बाय बॉर्न उसके साथ कोई डिसीज होती है, तो उसे हम कॉन्जेनाइटल डिसीज कहते हैं। वैसे ही हम उसे क्या कहेंगे, सहज व्याधि कहते हैं। तो सहज क्या है, कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म से उपस्थित। अब यहाँ पे बल की बात हो रही है, तो सहज बल कौन सा हुआ, जो जन्म से उपस्थित बल हो। एक बच्चा बॉर्न हुआ है तो उसके अंदर जो ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो सहज बल के अंदर आ गई। ठीक है। अब कालज बल क्या होता है, कालज, काल का मतलब समझ आ गया तुम्हारे को, काल का मतलब होता है समय, टाइम। ठीक है। तो समय के अनुसार जो बल होता है, अब समय के अनुसार बल कैसे होता है, जैसे बाल्य अवस्था है, तो बाल्य अवस्था में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका बल बढ़ता है। ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होएगी ना, जो बच्चा 1 साल का था और एक बच्चा है जो 12 साल का है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ, उसका बल बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, कालज बल, जो समय के अनुसार उसका बल बढ़ रहा है। अब युवा अवस्था है, युवा अवस्था में जो 25 से 50 की एज है, उसके अंदर एक इंसान का बल मैक्सिमम रहता है, तो ये युवा अवस्था हो गई। और वृद्ध अवस्था कैसे हुई, 50 से अबव जो पर्सन है उसका बल कम होएगा। ठीक है। जैसे जैसे 50 की जो इंसान की जो स्ट्रेंथ होगी, वो 75 ईयर्स की जो इंसान है उसकी स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी ना, 75 वाले की कम होगी। तो कैसा हुआ, 50 से 75 में बल कम हो गया, तो ये कालज बल है, समय के साथ बदल रहा है ये बल। ठीक है। तो इसे कालज बल कहते हैं। और थर्ड, त्रिविध बल में कौन सा बल आता है, युक्तिकृत। युक्तिकृत कौन सा बल होता है, जो युक्ति मतलब होता है हम युक्त अपनी मेहनत से जो बल हम इकट्ठा कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ जो बना रहे हैं अपनी मेहनत से कुछ कार्य करके, वो सारा आता है युक्तिकृत में। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आया, व्यायाम, आहार, रसायन आदि युक्तिकृत बल में आता है। ठीक है। तो अब युक्तिकृत में कौन सा आया, व्यायाम, आहार। व्यायाम क्या होता है, एक्सरसाइज। आहार मतलब जो हम खाना खा रहे हैं। और रसायन, यानी कि रसायन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी में बल और व्रण ये सब इम्प्रूव होता है। ठीक है। तो रसायन के भी हम डेफिनेशन बाद में समझाऊंगी। रसायन ऐसे जैसे च्यवनप्राश है, वो एक रसायन है। ठीक है। तो रसायन के च्यवनप्राश से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होएगी, हमारा बल अच्छा होएगा, हमारी अग्नि अच्छी होती है, हमारा व्रण मतलब कि हमारा कलर जो होता है, कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे ही वही होता है, रसायन होता है, ऐसे बहुत सारे रसायन गिवन है जिससे हमारी कोई ये सारी बॉडीली फंक्शंस इंप्रूव होते हैं। ठीक है। तो इन सब का अगर हम सेवन करेंगे, व्यायाम करेंगे, हम रेगुलरली आहार का सेवन करेंगे, रसायन का प्रयोग करेंगे, तो हमारे को बल की प्राप्ति होगी ना, हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो ये कौन सा हो गया, युक्तिकृत बल। ठीक है। तो त्रिविध बल हमारे ये हो गए, सहज, कालज और युक्तिकृत बल। उसके बाद त्रिविध रोग, 3 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है। अब 3 प्रकार के बल कौन से होते हैं, निज, आगंतुक और मानसिक। त्रिविध रोग कौन से होते हैं, निज, आगंतुक और मानसिक। निज रोग कौन से होते हैं, अगर तुम कभी सुना हो तो हम बोलते हैं कि ये निजी मामला है, निजी मतलब पर्सनल है। ठीक है। तो निज क्या हो गया, हमारी जो बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब पर्सनल है एक तरह से, कैसे हमारी बॉडी से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और बॉडी से ओरिजिनेट होने वाले कौन से होंगे, जो दोषों की विकृति से उत्पन्न हो। हमारी बॉडी में तो दोष ही है ना, वात, पित्त और कफ है। तो इनकी जो विकृति से, मतलब इनके इम्बैलेंस से जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो निज रोग होते हैं। आगंतुक रोग कौन से होते हैं, जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं। आगंतुक रोग में अभिघात आ सकता है, मतलब यहाँ पे लिखा ना, बाह्य का बाह्य कारण से उत्पन्न, मतलब बॉडी के बाहर के कारण से उत्पन्न है। जैसे अब हम कह सकते हैं वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, फंजाई है। ठीक है। इन सब की वजह से हो रहा है, या फिर कोई इंजरी हो गया, ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो आगंतुक के अंदर आएगा क्योंकि एक्सटर्नल कॉज है। और
नेक्स्ट है मानसिक, थर्ड वाला हमारा रोग कौन सा है, मानसिक रोग। तो मानसिक रोग में कौन सा हो गया, जो सत्व रज तम इनकी विकृति से उत्पन्न होते हैं वह मानसिक रोग होते हैं। अब 10th पॉइंट है हमारा त्रिविध भीषक। भीषक क्या होता है, ये वर्ड भी लिख लो, भीषक होता है हमारा वैद्य। जो वैद्य या फिर चिकित्सक होता है उसको भीषक कहते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। कौन सा, फर्स्ट वैद्य है छद्मचर। छद्मचर क्या होता है, अब देखो इसको याद करने का, क्योंकि छद्मचर और सिद्धि साधित में मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि कौन सा ओरिजिनल वाला है। तो ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे, छद्मचर कौन सा होता है, जो छल करे। छल कैसे कर रहा है ये, ठीक है। अब किसी को आता तो है नहीं आयुर्वेद, पर क्या करेगा, वो उपकरण लेके बैठ गया। उपकरण मतलब हमारे शस्त्र लेके बैठ गया, या फिर नाड़ी एक्टिंग एक्टिंग करके दिखाता है कि हमें को नाड़ी के परीक्षा करना आता है, ठीक है। या फिर यंत्र लेके कोई बैठ जाए, कोई पुस्तक चरक संहिता बड़ी बड़ी, एक चरक संहिता लगा ली, एक सुश्रुत संहिता लगा ली, सामने अपने अष्टांग हृदय लगा लिया, अष्टांग संग्रह लगा लिया, ठीक है। वनस्पतियों में वही दो, एक गिलोय और दूसरा त्रिफला, दो चीजें लेके बैठ जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आडंबर कर रहा है। आडंबर मतलब एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो आडंबर करके जो अ, एक तरह से सामने वाले रोगी के साथ छल करता है, वह छद्मचर होता है। छद्मचर को कैसे याद करोगे, छ से छद्मचर, छ से छल। तो क्या कर रहा है वो, उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र यानी कि जो हमारे शस्त्र वगैरह होते हैं, आगे जाके जब तुम सर्जरी में पढ़ोगे तो बहुत सारे शस्त्र होते हैं, वो सब लेकर, या जैसे अगर बस्ती यंत्र ले ले हैं, और बाकी शलाका ले ले, धूमपान नेत्र ले ले, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, यंत्र लेके, उसके बाद पुस्तकें लेकर और वनस्पतियां रखकर वैद्य का आडंबर करे, मतलब वैद्य होने की एक्टिंग करे, उसे छद्मचर कहते हैं, ठीक है। ये सारा तुम्हारे को उसमें भी काम आएगा, क्रिया शरीर के, और पदार्थ तो कह रही हूँ उसके भी, तुम्हारे चरक भी लग गई ना, 1 to 12 चैप्टर, तो ये पूरा 12th चैप्टर, 11th चैप्टर है, त्रिएषणीय अध्याय है चरक सूत्र स्थान में, 11th चैप्टर। उसमें ये सारा कंटेंट उसी के अंदर का ही है। तो ये छद्मचर वैद्य बहुत पूछते हैं ये वाइवा में, छद्मचर वैद्य कौन होता है, सिद्धि साधित कौन होता है, और नेक्स्ट है जीवित अभिसार, थर्ड टाइप का वैद्य वो कौन होता है, ठीक है। तो सिद्धि साधित वैद्य कौन सा होता है, जो किसी यशस्वी ज्ञानी सिद्ध पुरुष के बहाने से स्वयं यशस्वी ज्ञानी सिद्ध न होते हुए भी अपने को वैद्य घोषित करता है। मतलब एक समझ लो, एक हमारा बहुत फेमस वैद्य थे, ठीक है। उनका एक अटेंडेंट था, उसने क्या किया, जाके 6 महीने उनके साथ रहा और देखा कि कैसे कैसे वो ट्रीट करते हैं। उन्होंने देखा, उसने देख लिया कि ऐसे ऐसे करके वो कार्य करते हैं, मतलब उन्होंने देखा कि वो ऐसे कटी बस्ती देते हैं, ऐसे वमन कराते हैं, और ये मेडिसिन लिख के देते हैं। अब क्या किया, 6 महीने बाद जाके उसने दोबारा अपनी जाके एक क्लिनिक खोला और कहा कि मैं भी वैद्य हूँ, और मैं भी अब आपसे, मैं भी ट्रीटमेंट करूंगा, मुझे भी सब आता है ट्रीटमेंट करना। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, जो किसी यशस्वी ज्ञानी सिद्ध पुरुष के बहाने स्वयं मतलब किसी उसके बहाने से, स्वयं मतलब खुद यशस्वी ज्ञानी सिद्ध ना होते हुए भी, मतलब ये सब नहीं है, पर अपने को वैद्य घोषित करता है, मतलब खुद को वैद्य बना लिया, वो कौन हो गया, सिद्धि साधित। जो किसी सिद्ध पुरुष के साथ रहकर खुद को साधित समझ ले, मतलब खुद को भी वैद्य समझने लग जाए। और ये होता है थर्ड, जो है जीवित अभिसार। जीवित अभिसार कौन से होता है वैद्य, जिसको, जो वैद्य आयुर्वेद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात देश काल दोष दुष्य बलादि का विचार कर चिकित्सा करे, सभी को सुख देने वाला हो, वह जीवित अभिसार वैद्य होता है। तो जो हमारा वैद्य या फिर चिकित्सक पहले तो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करे, मतलब फर्स्ट टू फाइनल ईयर अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट टू फाइनल ईयर में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उनका देश काल दोष दुष्य बलादि का विचार कर चिकित्सा करे। मतलब इन सब चीजों को हर पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ना, कि उसका दोष अलग है, दुष्य अलग है, या फिर क्या सीजन है, कौन से एनवायरनमेंट में रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो चिकित्सा करे उसको जीवित अभिसार कहते हैं, और ये सभी को सुख देने वाला होता है। अब नेक्स्ट है त्रिविध औषध। त्रिविध औषध कौन से होते हैं, औषध भी हमारे अब 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी, देव्य पाशे,
युक्ति विपाशय और सत्वाज्य। अब देव विपाशय चिकित्सा कौन सी होती है? यहाँ पे ना औषध है, यहाँ पे त्रिविध औषध या फिर त्रिविध चिकित्सा भी बोल देते हैं इसे कई बार। ठीक है, तो देव विपाशय चिकित्सा या देव विपाशय औषध कौन सी होती है? मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ना देव, तो देव को प्रसन्न करते हैं यहाँ पे हम देव विपाशय चिकित्सा में हम सोचते हैं कि जो रोग है या तो वो पाप कर्म के कारण हो रहा है या फिर किसी ग्रह के कारण हो रहा है। तो अब हमारे को देव को खुश करना है, हम देव को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, रत्न। रत्न वो जो फिंगर्स में वो नहीं पहन के रहते, जेम स्टोन्स पहन के रहते हैं, किसी ने रूबी पहन रखा होता है, कोई ग्रीन कलर का वो होता है एमराल्ड। ठीक है, मुक्ता होता है, रूबी को मुक्ता कहते हैं, या फिर वज्र यानी कि डायमंड पहन के रखते हैं, तो उनको ये सब रत्न पहनने को बोलते हैं ना। या फिर उपवास करता है, उपवाय लिखा है, ये उपवास है। ठीक है, उपवास मतलब फास्ट करते हैं, यज्ञ करते हैं, बल बलि द्वारा इन सबसे चिकित्सा करना क्या कहलाता है? देव विपाशय चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है युक्ति विपाशय चिकित्सा। युक्ति विपाशय चिकित्सा क्या होता है? ठीक है, और युक्ति विपाश्य चिकित्सा क्या होता है? औषध के द्वारा जो चिकित्सा करते हैं, आहार विहार या आहार विहार औषध, इन सब के द्वारा जो चिकित्सा करें, मतलब जो हम चिकित्सा करते हैं। हम अगर आप इंटर्नशिप में जाओगे या फिर जब क्लिनिक खोलोगे तो कैसे चिकित्सा करोगे? औषध के द्वारा, आहार के द्वारा और विहार के द्वारा चिकित्सा करोगे ना। कि कोई पेशेंट आता है तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारे ये मेडिकेशंस लेनी है, ये तुम्हारे को ट्रीटमेंट करवाना है। आहार में तुम्हारे को जैसे तुम्हारे को अगर दही नहीं खाना या फिर चावल नहीं खाने, या फिर तुम्हारे को तुम बोलोगे कि सुबह शाम तुम्हारे को 2 टाइम दूध पीना है, या फिर कुछ भी जो खाने को बोलते हैं वो आहार में आएगा। और विहार में क्या आएगा? कि कोई मेद धातु का रोगी है जिसको मेद बढ़ा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? उसको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कोई क्षीण व्यक्ति है तो उसको बोलोगे तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कौन सी हुई? युक्ति विपाश्य चिकित्सा। और नेक्स्ट है लास्ट, सत्वाज्य। सत्वाज्य क्या होती है? अहित अर्थों से मन को रोकना। मतलब सत्व क्या होता है? मन, तो इसमें जो मन की चिकित्सा करते हैं उसके अंदर वो सत्वाज्य चिकित्सा में आते हैं। सत्व मतलब मन होता है, और सत्व की जो चिकित्सा की जाए वह सत्व वज्य चिकित्सा में आता है। ठीक है, अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे चैप्टर हमारा ओवर होता है। अच्छा, अब हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर हो गया है, तो अब हमारा जो आगे का क्लासेस रहेगा वो पेड रहेगा, हम ऐप के थ्रू क्लास लेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो हमारे साथ यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, कुछ लोग हमारे पास टेलीग्राम से कनेक्टेड हैं जो बाद में लेके लेक्चर्स लेते हैं, उनके लिए भी ये सेम रहेगा प्रोसीजर। ठीक है, तो हम ऐप के थ्रू क्लास लेंगे। ऐप के थ्रू कैसे रहेगी क्लास? आपको हम 2 महीने के अंदर लाइव क्लासेस पूरा चलेंगी। ठीक है, 2 महीने में आपका पदार्थ विज्ञान का सिलेबस पूरा ओवर होगा। एक एक पॉइंट जो है एनसीआईएसएम के सिलेबस के थ्रू ही होगा, सिलेबस के थ्रू। जैसे मैंने बताया था, हमने अभी फर्स्ट आयुर्वेद निरूपण वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हम सारे पॉइंट्स टिक करते हुए गए हैं। तो हम मैं बताती चलूंगी कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे ये मौलिक सिद्धांत वाला टॉपिक किया है हमने, तो इसमें से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, तो वो उसके थ्रू होंगे। तो मैं इसी तरह मार्क कराती चलूंगी। उसके बाद हमारा लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आप आज आपने लाइव क्लास ली है वो आपके पास ऐप पर 2 साल तक अवेलेबल रहेंगी। आप कभी भी 2 साल के अंदर, जैसे आपका कोर्स का ड्यूरेशन 1.5 ईयर है, तो अभी आप मार्च में क्लास लेते हो, पर आपको नेक्स्ट ईयर अगस्त में एग्जाम के टाइम पे वो क्लास दोबारा सुननी है, या फिर आपको दोबारा कभी तुम्हारे टर्म टेस्ट के लिए 6 महीने बाद जो टर्म टेस्ट होता है उसके लिए रिवाइज करना है, तो तुम क्या कर सकते हो? उसी क्लास को
दोबारा से सुन सकते हो, एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, जितना तुम्हारा मन करता है। तुमको कोई चीज समझ नहीं आई है तो तुम मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, मतलब कॉल करके, मेरे पास मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल है, तुम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, तुम्हारे को लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस अवेलेबल रहेंगी पूरा 1.5 साल तक। और NCISM बेस्ड तुम्हारा सिलेबस रहेगा, हम एक एक पॉइंट कवर करते चलेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मिस होए। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, MCQ क्वेश्चंस सब तुम्हारा होता चला जाएगा। ठीक है, अब क्विज होएंगी हमारी हर सैटरडे संडे, हम क्विज लेंगे। क्यों क्विज? क्योंकि क्विज लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो अब सिलेबस आया है उसमें 20-20 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 मार्क्स का पेपर 1 में, 20 मार्क्स का पेपर 2 में, 40 मार्क्स के क्वेज के होंगे, और प्लस तुम्हारा जो वाइवा है वो भी 60 मार्क्स का है। तो वाइवा के भी 60 मार्क्स, मतलब 400 में से 100 मार्क्स तुम्हारे इन ओरल क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। तो जब तक तुम्हारे को उसको बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या फिर MCQ करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। तो हम उसको क्विज में भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने पूछ लिया कि कल मैंने सिद्धांत पूछ बनाए बताए थे, 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, तो कौन से 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। अब MCQ में क्या करेंगे, अ, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र और अभ्युपगम दे दिया, अधिकरण सिद्धांत की जगह उन्होंने बोल दिया कि मौलिक सिद्धांत, तो मौलिक सिद्धांत गलत है। ठीक है, तो हम बता देंगे, उसमें बता देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आपको कौन सा टिक करना होगा, मौलिक सिद्धांत। ये जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। और उसके बाद कोर्स की वैलिडिटी 2 इयर्स की रहेगी, ड्यूरेशन 2 मंथ रहेगा, मतलब 2 महीने के अंदर आपका पदार्थ विज्ञान खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, चरक स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर क्रिया शरीर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब श्लोक लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने श्लोक रिसाइटेशन रखा है, अभी हम नहीं कर रहे वहाँ पर। हम जैसे जब हम क्लास रेगुलर लेंगे तो स्टूडेंट्स भी सीरियस हो जाते हैं। जब पे करते हैं हम लोग, पे करके रेगुलर क्लासेस लेंगे, तब एक हमारा अलग मोटिवेशन होता है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ अब तो क्लास लेनी ही है हमें, तो अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे। तो हम श्लोक लर्निंग के लिए रिसाइटेशन रखेंगे कि रोज रोज एक स्टूडेंट को, किसी को श्लोक रिसाइट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कोई भी श्लोक सुन सकती हूँ, जो मैं श्लोक लर्न करने के लिए कह रही हूँ कि 2 श्लोक, 3 श्लोक, मैक्सिमम श्लोक तुम्हारे पदार्थ विज्ञान में 15 से 20 श्लोक याद करने होते हैं, मैक्सिमम 15 से 20। उन 20 श्लोक को ही घुमा घुमा कर पूछते हैं वो लोग, और वही श्लोक तुम्हारे वाइवा में भी पूछेंगे, वही श्लोक तुम्हारे को फाइनल ईयर तक वही श्लोक पूछ रहे होते हैं, और वही श्लोक तुम्हारे को AIPGT में भी पूछेंगे। तुम्हारे को यकीन नहीं होगा कि जैसे त्रिसूत्र जैसे बेसिक चीज जो मैंने आज बताई है, हेतु लिंग औषध, ये फर्स्ट क्लास में बताई है मैंने कि ये हेतु लिंग औषध क्या होता है, त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद है। और यही हमारा AIPGT में क्वेश्चन आता है, और यही बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो हम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करते चलेंगे, ताकि हमारे को तब कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, डाउट्स आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। ठीक है, रेगुलर क्लास रहेगी, 5 डेज क्लास है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे डाउट सेशन, संडे को हम क्विज लेंगे, आपका टेस्ट होगा जिसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट होएगी। और पदार्थ विज्ञान का जो टॉपिक्स है ना, अभी जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आज मैंने बताया, ये सारा टॉपिक आपका क्रिया शरीर में दोबारा कवर होएगा। तो आप एक बार पढ़ लोगे पदार्थ विज्ञान, हमारे को लगता है कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। जितना भी आपका मन है, इंद्रिय है, और इसके अंदर आत्मा वाले चैप्टर हैं, ये तुम्हारे को दोबारा उसके अंदर आएंगे, चरक के अंदर आएंगे। जब चरक सूत्र स्थान पढ़ोगे तब उसमें सारी चीजें रिपीट होंगी, और दोबारा से ही यही क्वेश्चंस घुमा घुमा के आते हैं। यही चैप्टर फाइनल ईयर में क्रिया शरीर के अंदर भी है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो एक चैप्टर कई बार रिपीट होता है। मैं तो अभी भी जब क्रिया शरीर का करना होता है तो मैं वापस से पदार्थ की बुक खोलती हूँ, क्योंकि वहां से मैंने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे को ये सारी चीजें अभी लर्न हो जाएंगी, तो उस टाइम पे बहुत इजी रहता है। अब ओज एक बार तुमने पढ़ लिया, आज ओज पढ़ लिया, ओज तुम्हारे को सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर सब में रिपीट होता है। अब स्वस्थ पढ़ोगे तो स्वस्थ में भी ये सारी चीजें रिपीट होती है। द्रव्य गुण पढ़ोगे तो द्रव्य गुण सेकेंड ईयर में तुम्हारा सेकेंड प्रूफ है, उसमें द्रव्य गुण है, तो उसके अंदर तुम्हारा सारा चीजें रिपीट होंगी। काया चिकित्सा में रिपीट होती है, फिजियोलॉजी में रिपीट होती है, चरक में तो सारा चरक ही है पदार्थ के अंदर। ठीक है, और वहाँ जब AIPGT में क्वेश्चन आते हैं तो हम बोल देते हैं कि वो AIPGT में कि चरक का क्वेश्चन आया था। अगर यही त्रिसूत्र पूछ ले या फिर त्रिविध औषध पूछ ले, तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ये उसका क्वेश्चन है, चरक का क्वेश्चन है। पर ये हमने पदार्थ में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था।
ठीक है। तो ये पदार्थ के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते चलोगे उस टाइम पे बहुत कम प्रॉब्लम आती है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी पर हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा आयुर्वेद स्टडीज ऐप पे। ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। 500 रुपीज़ कोर्स की फीस होगी। और जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स हैं, चाहे टेलीग्राम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप में हो, चाहे इंस्टाग्राम से हो, या फिर जो यूट्यूब के पे हैं, वो सभी को 100 रुपीज़ का ऑफ है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे इंस्टा सॉरी यूट्यूब चैनल से जो क्लासेस ले रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं उनको 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। और 500 रुपीज़ फीस है। 2 ईयर की वैलिडिटी रहेगी, मतलब अगर आप मार्च में लेते हो तो आपको उसको 2025 2023 चल रहा है ना अभी, 2025 तक, मार्च तक वो कोर्स आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो जो भी एनरोल करते हैं वो ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं या फिर मेरे को पेमेंट कर सकते हैं। मेरा भी नंबर अवेलेबल है, मेरे 2 नंबर अवेलेबल हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी जो बच्चे यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के थ्रू करते हैं वो प्रवीण सर को कर सकते हैं। प्रवीण सर का नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐप में जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, ऐप में जाके परचेज करोगे 500 का है, मेरे थ्रू कर सकते हो तो आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हो ये कोर्स परचेज करने के लिए। ठीक है, चलो ये आज का सेशन खत्म करते हैं। हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, दर्शन और पदार्थ वाला। ठीक है, ओके, गुड नाइट। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन था कि जो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को एनरोल करवाते हैं, मतलब जो जैसे तुम्हारे बैच में से तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं तो तुम उन अगर पर स्टूडेंट कोई अगर एक स्टूडेंट को ला रहे हो तो तुम्हारे को पर स्टूडेंट 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। अगर आप 5 स्टूडेंट्स को लाते हो तो तुम्हारा पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स है तुम उनको ग्रुप में उनके तुम्हारा पर्सनल फ्रेंड्स का ग्रुप है या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भेजते हो और तुम्हारे थ्रू कोई बच्चा ज्वाइन करता है कि तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं तो तुम्हारे को पर फ्रेंड 100 रुपीज़ ऑफ होते चला जाएगा। तो अगर तुम 2 फ्रेंड लाते हो तो तुम्हारे को कोर्स 300 रुपीज़ का पड़ेगा, 3 लाते हो तो 200 रुपये का पड़ेगा। और अगर तुम 5 स्टूडेंट्स तुम्हारे कोई 5 फ्रेंड्स है तो ज्वाइन करते हैं तुम्हारे थ्रू तो तुम्हारा कोर्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं रखती हूँ। गुड नाइट।